हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, हम अधिकारों के वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आर्थिक अधिकार के बारे में जानेंगे। आर्थिक अधिकारों से अर्थ ऐसे अधिकारों से है जिससे कि व्यक्ति के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। ये उन सुविधाओं का नाम है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकता है और इस प्रकार अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का भी सही अर्थों में उपभोग कर सकता है। आर्थिक अधिकार आमतौर पर देशवासियों को और विदेशियों को सभी को प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि किसी देश की सरकार चाहे तो आर्थिक हितों को मद्देनजर रखते हुए विदेशियों को ऐसे अधिकार देने से मना भी कर सकती है। कुछ एक मुख्य आर्थिक अधिकार हैं जो लगभग सभी देशों में नागरिकों को दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें काम का अधिकार। जीवन यापन के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार काम नहीं मिल पाता और वह बेकार रहकर आर्थिक कठिनाइयों का शिकार होता है। परंतु जिन देशों में नागरिकों को कार्य का अधिकार दिया है, काम का अधिकार दिया है, उन देशों में बेरोजगारी नहीं होती, क्योंकि जहाँ व्यक्ति को काम का अधिकार राज्य ने दिया है, उस देश में व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार काम देना राज्य की जिम्मेवारी है। और जब तक राज्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं देगा, तब तक राज्य उसे जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ रोजगार भत्ता देता है, ताकि वो अपनी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, उनको आसानी से पूरा कर सके। हमारे भारत के संविधान में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए चतुर्थ अध्याय में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की सूची में इसे अंकित किया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 41 में ये कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक योग्यता अनुसार व्यक्तियों को कार्य करने का अधिकार देने का प्रबंध करेगा। माने भारत में नागरिकों को काम का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन इस संबंध में राज्य को प्रयत्न करने के निर्देश दिए गए हैं। सेकंड है इसमें वेतन का अधिकार। वेतन के अधिकार का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को जो वो काम करता है उसके लिए उचित वेतन, उचित मजदूरी प्राप्त हो। किसी भी व्यक्ति से मुफ्त कार्य ना लिया जाए। और बेगार माने बिना पैसे दिए किसी से काम लेना, बेगार को वैधानिक अपराध बना दिया जाए। हर व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार वेतन या मजदूरी मिले और ये राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्य के लिए वो मजदूरी या वेतन निश्चित करे, ताकि जो व्यक्ति काम करता है उसको काम का इतना वेतन या इतनी मजदूरी जरूर मिले कि उसके जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हो सकें। और यदि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति काम कर रहा है और उसको जो वेतन दिया जा रहा है उससे उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में शोषण का शिकार है। नेक्स्ट है इसमें विश्राम का अधिकार। मानव का शरीर कोई मशीन नहीं है कि जो हमेशा काम करता रहे। मनुष्य को अपनी जो खोई हुई शक्ति है उसको फिर से प्राप्त करने के लिए आराम भी आवश्यक है, और इसके लिए मनुष्य की कुछ जो स्वाभाविक रुचियां हैं उसकी संतुष्टि के लिए भी व्यक्ति को आराम का अधिकार चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य की रुचियां हैं उसकी संतुष्टि के लिए वो मनोरंजन भी चाहता है। मनोरंजन के लिए खाली समय चाहिए, और खाली समय उसको तभी मिल सकता है कि जब राज्य इसकी व्यवस्था करे वैधानिक रूप से। जितने भी आधुनिक प्रजातंत्रीय राज्य हैं, हर राज्य में नागरिक राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि प्रजातंत्र में यदि लोगों की सहभागिता अच्छी नहीं होगी तो वो प्रजातंत्र अपने आप में नाम मात्र का प्रजातंत्र रह जाएगा। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति को अपने कार्य से, जो काम वो जीविकोपार्जन के लिए करता है, उससे उसको कुछ अवकाश दिया जाए। अवकाश के समय व्यक्ति देश की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के विषय में सोच विचार कर सकता है।
और व्यक्ति का ये जो अधिकार है, विश्राम का अधिकार, ये लगभग सभी आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है काम करने के लिए निश्चित समय का अधिकार। विश्राम करने के अधिकार के साथ साथ काम के निश्चित घंटे निश्चित करना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों से बेहिसाब काम लेंगे, क्योंकि पूंजीपति केवल अपना लाभ देखता है। तो ऐसे में वो मजदूरों से दिन रात काम कराएगा, इससे मजदूरों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। और यदि काम के घंटे राज्य निश्चित कर देता है तो ऐसे में जो पूंजीपति हैं वो मजदूरों का शोषण नहीं कर पाएंगे, उन पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो प्रजातंत्रीय देश हैं सब में राज्य को प्रत्येक कार्य के लिए काम के घंटे निश्चित कर देने चाहिए, ताकि अधिक कार्य किसी भी व्यक्ति से ना लिया जा सके। ऐसा करने से जो मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी और उनकी जो रुचियां हैं उसके लिए भी उनके पास थोड़ा समय रहेगा रुचियों को पूरा करने के लिए। और वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में सरकारों ने फैक्ट्री एक्ट पास करके भिन्न भिन्न कार्यों में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनके लिए काम करने के घंटे निश्चित किए हुए हैं। इसी तरह से सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनके लिए भी काम करने का समय निश्चित किया गया है और सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है इसमें संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का अर्थ ये है कि व्यक्ति ने वैध तरीके से जो भी संपत्ति कमाई है, वैध तरीके माने राज्य के कानूनों के अनुरूप, तो उसे संपत्ति खरीदने का, रखने का और बेचने का ये पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त हो। और यदि राज्य सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति की संपत्ति को लेना चाहता है, उसका अधिग्रहण करना चाहता है, तो उस संपत्ति के बदले में राज्य को कुछ कंपनसेशन व्यक्ति को देनी होगी, तभी वो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का, चाहे वो भूमि है या जो भी है, उसका अधिग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। अब मनुष्य के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक व्यर्थ है जब तक कि वो अपनी रोटी कपड़े की चिंता से मुक्त नहीं हो जाता। मजबूरी में व्यक्ति को राज्य के जो कल्याणकारी जितने भी राज्य हैं उन्होंने आर्थिक सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति को दिया है कि जब व्यक्ति मजबूरी में हो, कैसी मजबूरी कि वो आर्थिक रूप से असक्षम हो गया है या मानसिक रूप से वो अयोग्य है, तो ऐसी मजबूरी की स्थिति में जो कल्याणकारी राज्य हैं वो व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व लेते हैं। यदि व्यक्ति बीमार है, अपंग है या बूढ़ा हो गया है या किसी भी कारण से अपनी जो आजीविका है उसको कमाने के लिए वो योग्य नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में जो राज्य है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करता है, उसके निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करता है और उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। साम्यवादी चीन के संविधान में नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। इंग्लैंड और अमेरिका में भी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। लेकिन जो भारत की आर्थिक स्थिति है इतनी अच्छी नहीं है कि आर्थिक सुरक्षा के अधिकारों को भारत बड़े पैमाने पर लागू कर सके। केंद्र और राज्य सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनको आर्थिक सुरक्षा का अधिकार जो सेवा नियम है उनके अनुसार सीमित रूप में प्राप्त है। इन अधिकारों के अलावा अधिकारों की एक और श्रेणी है जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार के विषय में जो विद्वान हैं उनके दो विचार हैं। एक जो वर्ग है विद्वानों का वो ये कहता है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक और हर तरह के विकास के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार सभी अधिकारों का आधार है, इसलिए मौलिक अधिकार है। इसी तरह से काम करने का अधिकार, उचित वेतन पाने का अधिकार, आराम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। माने ये व्यक्ति के विकास के लिए मूल रूप से आवश्यक है। इनके बिना व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। लेकिन एक जो विचारक हैं, एक वर्ग और भी है विचारकों का, वो ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान।
जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून में अर्थात संविधान में अंकित किया गया है और जिनकी सुरक्षा के लिए संविधान में प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि भारत के संविधान में हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक 5 तरह की सुविधाएं हमें दी गई हैं, 5 तरह के अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 32 में इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि भारत में यदि किसी भी व्यक्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 30 तक दिए गए हैं छीन लिए जाते हैं या कोई भी उनका अतिक्रमण करता है तो भारत का नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कहीं भी जाकर उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसी तरह से अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन, जापान इन देशों में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, लेकिन चीन के संविधान में इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था नहीं की गई। तो इस तरह से मौलिक अधिकार कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वोन्मुखी विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया जाता है। तो ये था अधिकारों का वर्गीकरण। नेक्स्ट इसमें है अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।